आज के शो में। शरह सूद में कमी मकामी सनत और तिजारत की बका के लिए नागुज़ीर हो गई। शरह सूद में 1% कमी से हुकूमत को 330 अरब रुपए की बचत मुमकिन। सनतों की बंदिश, बेरोजगारी बढ़ने का खदशा, अहम फैसलों का वक्त आ गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, फवायद अवाम तक पहुंचने में ताखीर। वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर अहम फैसले करने होंगे, हालात का तकाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आपके सामने आज अहम तरीन एदाद शुमार रखेंगे। अब इन एदाद शुमार की रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को कौन से फैसले फौरी करने की इस वक्त जरूरत है, यानी ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है जिसकी अगर ना किए जाएं तो उससे बंदिश खुदा न खास्ता हो सकती है हमारी सनत और तिजारत की। और यह बंदिश ऐसी हो सकती है जो शायद थोड़ी बहुत ये टेम्पररी नहीं हो बल्कि परमानेंट बंदिश हो सकती है। यानी अगर सनत और तिजारत की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं संभलती यहां से, कॉस्ट ऑफ फंडिंग यानी उनका जो शरह सूद जो वो सूद अदायगी करते हैं वो नहीं संभलती यहां से, तो यकीनी तौर पर इससे बड़े पैमाने पर सनत और तिजारत मुतासर हो सकती है। न सिर्फ वक्ती तौर पर मुतासर हो सकती है बल्कि परमानेंटली बंद होने का खतरा भी मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में जब रोजगार के मौके फराहम करने चाहिए, यानी हम कब तक राशन के जरिए या इनकम सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान में सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या मुखय्यर हजरात, आखिर कब तक? यानी अगर प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है कोरोना वायरस फंड, इसमें डोनेशंस आना शुरू हो गए हैं, बहुत से मुखय्यर हजरात डोनेशंस कर भी रहे हैं, लेकिन क्या ये देर पा देरीना हल है? अल्टीमेटली तो रोजगार ही वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए लोगों को उनके घर तक उनका घर चलाना, उनका चूल्हा चलाना, उनके बच्चों उनका जो खर्चा रोजमर्रा के उसको पूरा करने के लिए रोजगार ही वो वाहिद जरिया होता है जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में वो कौन से अहम फैसले हैं जो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जो फौरी तौर पर माशी फैसले गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और अगर हुकूमत लेने में अब देर करती है तो इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहां पर यह भी डिस्कस होगा कि क्या हुकूमत और उसकी जो माशी पॉलिसीज या माशी विजन है वो, और एक तरफ स्टेट बैंक जिसकी मॉनेटरी गवर्नेंस या जो पॉलिसीज हैं अपनी, क्या वो एक पेज पर है या नहीं है, या वहां एक बहुत बड़ा गैप और फुकदान हमें नजर आ रहा है, एक गैप नजर आ रहा है जिस गैप की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। कुछ एदाद और शुमार जो हम शुरू में रखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि पाकिस्तान का टोटल डोमेस्टिक डेट 33,000 अरब रुपए है, जिसका 1% बनता है 330 अरब रुपए। यानी अगर 1% तक इंटरेस्ट रेट कम होता है तो 330 अरब का फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास होता है। और इसी तरह से अगर ये 13.25% से 11% आया था तो उस हुकूमत को तकरीबन 540 अरब रुपए का फायदा या बचत आप कह सकते हैं सूद की अदायगी की मद में हुई। और अगर इसी चीज को देखा जाए कि 13.25% से कम होकर इसको 7% पे लेकर आया जाता तो तकरीबन 6.25% यानी कि तकरीबन 2000 अरब रुपए की बचत हुकूमत को हो सकती थी। 2000 अरब रुपए एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। 2000 अरब रुपए से हुकूमत ना सिर्फ रिलीफ पैकेज दे सकती थी बल्कि सनत और तिजारत को भी फरोग मिलता और इससे कारोबार भी बढ़ता। ये अहम सवाल है, दादो शुमार है, इसकी इंटरप्रिटेशन पे तो हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर मईशत हैं, तज़े निगार हैं। अशफाक तोला प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हम आपको बताएं कि खान साहब, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया है जी कि फंड्स दरकार हैं लोगों को घर तक राशन पहुंचाने, और मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से जो सूरत हाल है, कहीं 140 अरब, कहीं 144, 150 अरब की उन्होंने बात की है। तो ये जो अरबों रुपए बचेंगे, इससे बचते अगर इंटरेस्ट रेट कम होता तो क्या ये यहां यूटिलाइज हो सकते थे? ये सवाल भी उठाएंगे। डॉक्टर फरीद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हुए, सर एक तो ये मॉडल है कि हम लोगों को राशन दें, इनकम सपोर्ट दें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक तरफ रोजगार है, जॉब्स हैं, उनको घर चलने के लिए, चूल्हे चलने के लिए जरूरत है जिन चीजों की, अशिया की, वो है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है राशन वाली, इनकम सपोर्ट वाली, ये भी जरूरी है, लेकिन साथ में सनत और तिजारत को बचाने के लिए भी फौरी इकदाम कुछ नागुज़ीर हैं? फारूक सलीम साहब। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने पिछले 3 हफ्तों में 3 मरतबा अवाम से खिताब जी।
डॉक्टर फरीद साहब से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ है। डॉक्टर फरीद साहब से हम राब्ता एस्टैब्लिश करते हैं वी स्काइप हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं, आपके सामने कुछ एदाद शुमार रख रहे हैं। एदाद शुमार के मुताबिक जिस तरह हमने बताया, डॉक्टर फरीद साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या राशन और इनकम सपोर्ट ये मॉडल या फिर रोजगार के मौके फराम करना या फरोग देना कारोबार और सनत को, ये तरजीह होनी चाहिए गवर्नमेंट की इस वक्त? फरूख सलीम साहब। खान साहब, पहली बात तो यह है कि वजीर आज़म साहब ने पिछले 3 हफ्तों में 3 मरतबा अवाम से खिताब किया है और इसका मतलब वाज़े ये निकलता है कि वजीर आज़म साहब संजीदा हैं, उनकी नीयत है, उनकी ख्वाहिश है कि ये वायरस होने के, जो कोरोना वायरस के नतीजे में जो इकोनॉमी सुकड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसमें किसी तरह इकोनॉमी को सहारा दिया जाए। जो बेरोजगार लोग हैं इसमें से उनको सहारा दिया जाए, जो दिहाड़ीदार जिनको हम कहते हैं डेली वेज अर्नर्स, उनको सहारा दिया जाए। अब मामला आ जाता है पैकेजिंग के ऊपर कि इनको हमने किस तरह सहारा देना है या इकोनॉमी को किस तरह सहारा देना है। तो वहां पे मुझे बहुत काबिलियत का फुकदान नजर आता है, एबिलिटी का फुकदान नजर आता है। सबसे पहला और मेजर सवाल ये उठता है कि फंडिंग सोर्स क्या है। हमने सुना कि वजीर आज़म साहब ने 1200 अरब रुपए का एक पैकेज का ऐलान कर दिया। अब सोचिए कि वो $8 बिलियन का कोई पैकेज अनाउंस कर दिया गया है और अभी कुछ लास्ट ईयर जो है वो हम IMF से सिर्फ $6 बिलियन लेने के लिए उनकी हर शर्त मानने को तैयार थे। तो ये फंडिंग सोर्स क्या है? देखिए, आप ऐलानात कर दें, ऐलानात के पीछे अगर आप तिजोरी नहीं दिखा पाते, आप हमें अपना वो वॉर चेस्ट नहीं दिखाते जिससे आपने ये जंग लड़नी है, जिसमें रुपए भरे हुए हैं, तो फिर ये ऐलानात जो हैं ये ऐलानात रह जाएंगे। उसके बाद तकसीम का तरीका क्या होगा? क्या हमारे पास बेरोजगार लोगों की कोई लिस्ट पड़ी है हुकूमत के पास जिसके मुताबिक ये बांटे जाएंगे? इसको मॉनिटर कौन करेगा? इसमें शफाफियत का क्या तरीका होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि वजीर आज़म साहब की जो नीयत है उस पर एक्चुअल अमल दरामद भी हो रहा है और आपने जो 200 अरब रुपया बांटना है वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, वो रास्ते में कोई खा पी नहीं जाएगा? इससे सॉलिड और स्कीम्स निकाली जा सकती थी, दुनिया भर में निकाली गई हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2 दिन पहले एक लिस्ट जारी की है जिसमें तकरीबन 80 से ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिसमें ऑटो असेंबलर्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, टेक्सटाइल कंपोजिट यूनिट हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है बंद होने का। अब यकीनी बात है वहां पे बेरोजगारी होगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐसे ही सनतकारों से कांटेक्ट किया है और उनसे कहा है कि जी 80% सैलरीज जो है वो हम देने के लिए तैयार हैं अगर सनतकार खुद जो है वो 20% सैलरी दे दे। ये कोई ठोस किस्म की मंसूबा है क्योंकि इसका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इन कंपनीज की किताबों में ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे और बेरोजगार हो गए हैं। सिर्फ ये कह देना कि हम 150 रुपया डेली वेज अर्नर्स में बांट देंगे, 200 रुपया बेरोजगार लोगों में बांट देंगे और कोई डेटाबेस एग्जिस्ट ना हो, तो फिर ये डिसीजन मेकिंग जो फैसला साजी हो रही है ये डेटाबेस के ऊपर नहीं हो रही, ये जुबानी हिसाब किताब हो रहा है। और डॉक्टर साहब, ये अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया है, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो बहुत स्लो मूव कर रहा है और एक तो जो मूव कर रहा है, जो डिसीजंस ले भी रहा है, वो इफेक्टिवली जितना इमरजेंसी और जो हालात हैं जो आगे नजर आ रहे हैं, सनतें बंद होने के, कारोबार ठप होने के, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वो जो मोमेंटम होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। तो क्या वो वज़ीर आज़म साहब की इंटेंशन को सही तरह स्टेट बैंक इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा, तो बड़ा एक फुकदान है, या वो कोई और चला रहा है? स्टेट बैंक इज सम अदर इन अदर कंट्री, लिविंग इन अदर कंट्री एंड द कंट्री इज इन अदर सिचुएशन। क्या हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? वान साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। इसका जवाब हमें गहरे तरीके पे ढूंढना होगा कि इसका असल जवाब क्या है। मेरी समझ में जो चीज आती है, आप दुनिया भर में देख लें कि उनकी हुकूमतें और उनके सेंट्रल बैंक्स मिल के ये जंग लड़ रहे हैं जो कोरोना वायरस के नतीजे में इकोनॉमी को आपने बचाना है। पाकिस्तान में ऐसे महसूस होता है कि हुकूमत शायद ये काम करना चाहती है, उसके पास पैकेजेस बनाने का फुकदान है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शायद अपने आप को इस जंग का हिस्सा ही नहीं समझ रहा। इस वक्त तक ये महसूस हो रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू अगर आपको बता दूं कि एक फिस्कल पॉलिसी कहलाती है जो हुकूमत करती है, यानी कि टैक्स कितना लगाना है, इखराजात कहाँ करने हैं, और दूसरी कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब वो दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हर मुल्क का सेंट्रल बैंक बनाता है।
जो छापा खाना, आसान अल्फाज में जो रुपए छापने की मशीन है, वो हुकूमत के पास नहीं होती। रुपए छापने की मशीन जो है वो स्टेट बैंक के पास पड़ी है, जिसको मनी क्रिएशन अंग्रेजी में कहते हैं। अब हमने 1200 अरब रुपए का हुकूमत ने पैकेज ऐलान कर दिया। अब मनी क्रिएशन करनी है, नोट छापने हैं, तो नोट छापने का जो मामला है वो स्टेट बैंक के पास पड़ा है। तो सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के जोर के ऊपर ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। यहाँ पे स्टेट बैंक को इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता, देखिए कोई 30-35 हजार अरब रुपए का कर्जा आपने बताया हुकूमत ने ले रखा है, और अगर 1% उसमें से इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो फिर 300-350 अरब रुपया बच जाता है। इसी तरह तकरीबन 5000 अरब रुपया पाकिस्तान के बिजनेसेस ने लोन्स ले रखे हैं, और अगर 1% वहां पे कमी होती है इंटरेस्ट रेट में, तो पाकिस्तान में जो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं उनको 50 अरब रुपया सालाना आप समझिए कि छूट मिल जाती है। तो ये जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं आता, ये मईशत आगे चलने वाली नजर नहीं आती। और ये क्या है कि डॉक्टर फरीद साहब के हमने देखा है कि बैंक ऑफ रिजर्व इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स को 4.40% कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बिल्कुल 0.1%, कहीं 0.25%, 0.75%। ग्लोबली अगर जहां पर भी इस पर देखा जाए, वहां एक जो इंटरेस्ट रेट्स है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, बिल्कुल जीरो रेट्स कर दिए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में ये अभी भी इतना रखना 11% और डबल डिजिट्स के ऊपर नए इन्फ्लेशन नंबर्स आज आए हैं 10.2%। तो क्या ये स्टेट बैंक का विजन ही नहीं है, या ये बाय डिजाइन ये कर रहे हैं, मईशत को हर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं दोबारा बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात आपको बता दूं। उन्होंने ये कहा है कि ये जंग है, और उन्होंने तशबीह दी है दूसरी जंग अजीम के साथ। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ये कहता है कि दूसरी जंग अजीम में हमारा बजटरी खसारा 20% पे पहुंच गया था। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जंग जीतने के लिए, कोरोना वायरस वाली जंग जीतने के लिए, हमने भूल जाना है कि बजटरी खसारा क्या होगा, हमने कोई परवाह नहीं करनी कि इन्फ्लेशन रेट क्या होगा। ये सारी चीजें अब सेकेंडरी बन गई हैं। इस वक्त हमने ये जंग जीतनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा। और जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में कहा कि व्हाट एवर इट टेक्स, यानी कि जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा ये जंग जीतने के लिए हम करेंगे। और पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि हंगामी इजलास में अपना इंटरेस्ट रेट 0% पे ले आए। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.25 पे ले आया। बैंक ऑफ इंडिया का आपने बताया, श्रीलंका का भी यही हाल है, बांग्लादेश में हमसे आधा इंटरेस्ट रेट है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वक्त तो हमारे इंटरेस्ट रेट को क्या ये सोचना चाहिए कि इन्फ्लेशन इस महीने क्या आई है, अगले महीने क्या आएगी, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ये सोच रहा है कि हमने किसी चीज की परवाह नहीं करनी। इस वक्त जो हमारी अवलीन तरजीह है वो है कोरोना वायरस के नतीजे में जो मईशत नोज डाइव कर रही है, उसको किस तरह बचाना है। मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक को भी कुछ इसी तरह की बात सोचनी चाहिए कि इस वक्त नथिंग मैटर्स एट ऑल, वॉट एवर इट टेक्स। स्टेट बैंक को जो कुछ भी करना पड़ेगा, अपने खजाने खोलने पड़ेंगे, जैसे जिस तरह फेडरल रिजर्व ने अपना खजाने खोल दिए। उनको कंपनीज को लोन देने की गारंटीज कर देनी चाहिए। उनको बहुत सारे इंटरेस्ट रेट जो है वो अपने ऊपर सेंट्रल बैंक ले रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट का बोझ जो है वो सेंट्रल बैंक के ऊपर आ जाएगा, वो सनतकार के ऊपर नहीं जाएगा। कुछ डिफर कर रहे हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स डिफर की जा रही हैं। इतनी सारी चीजें हो रही हैं दुनिया भर में, लेकिन हमारे यहाँ जिस दिन आपको याद होगा कि स्टेट बैंक ने कहा कि मैं अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे ला रहा हूं, उसके साथ एक पैकेज का ऐलान किया कि 100 अरब रुपए का एक पैकेज है जिसमें 7% इंटरेस्ट होगा, और ये नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए होगा। अब मैं बैठा सोच रहा था कि भाई ये कोरोना वायरस का जमाना है, यहाँ पे नई इंडस्ट्री कौन लगाने चला है? ये बड़ा अलार्मिंग सवाल है, मेरे जहन में भी है। हम ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल भी उठाएंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, अशफाक तौला साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम आवाम के लिए है। इस पर आखिरकार हमें अपने आप को सस्टेन या बका के लिए, कारोबार सनत जिससे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है उसकी बका के लिए फौरी तौर पर कुछ इकदाम उठाने हैं, हुकूमत को उठाने हैं, और अब नहीं उठाए तो फिर वक्त गुजर जाएगा। और स्टेट बैंक अगर नहीं उठा रहा तो शायद हुकूमत को आगे बढ़कर कुछ फैसले करने होंगे। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात हमारे साथ हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम एदाद-ओ-शुमार रख रहे हैं जिनकी रोशनी में कुछ अहम सवालात जो कि बड़े पर्टिनेंट सवालात हैं और मौजूदा हालात के अंदर फौरी तौर पर माशी इकदाम जो लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को, वो डिस्कस आज प्रोग्राम में कर रहे हैं। जब रोजगार ही नहीं होगा, यानी जब सनत नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो लोगों के घर पे खाने को कुछ नहीं होगा। राशन से और इनकम सपोर्ट से गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर सकती है, लेकिन एक वक्ती सपोर्ट कर सकती है। अल्टीमेटली सनतों की बंदिश जो नजर आ रही है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी जो शरह सूद अदा कर रहे हैं, जिसमें कमी नहीं हो रही खातिर खा, उसका इंपैक्ट सनतों पर यही पड़ना है कि आगे जाकर जब उनकी डिमांड नहीं है और सेल्स कम, तो ऊपर से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उतनी ही, तो वो बंद हो जानी है। और जब बंद हो जानी है तो यकीनी तौर पर बेरोजगार जो तादाद है वो लाखों करोड़ों के अंदर जानी है, वो वापस खुलनी भी नहीं। शायद इस लॉकडाउन के बाद खुदा ना खास्ता बहुत सी इंडस्ट्रीज वापस खुल ही ना सकें, जिससे कई घरों के हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें, जिस तरह डॉक्टर फरूख सलीम साहब फरमा रहे थे कि हमें सेंट्रल बैंक जो दुनिया में देख रहे हैं वो एक जंग की कैफियत में है। क्या हमारा सेंट्रल बैंक किसी जंग की कैफियत में है? और वो जंग क्या कोरोना वायरस के खिलाफ है या वो हमारे खिलाफ हो रही है? किसके खिलाफ हो रही है? अशफाक तोला साहब आपसे पूछेंगे। आलमी सतह पर खजानों के मुंह खोल रहे सेंट्रल बैंक्स, जंग लड़ रहे हैं कोरोना के साथ, वर्ल्ड वॉर से उसको इस वक्त मासलत दे रहे हैं, उसकी वर्ल्ड वॉर से। हमारा सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है अशफाक तोला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सैफान। आपने सुना होगा जो आपने इतनी बात की, इसका लुभाव दे देता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि एक बड़ी फेमस कोट है, डोंट गिव फिश टीच फिशिंग। तो हम ये जो दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल इस वक्त कड़ा वक्त है, और हम जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो थोड़े वजीफे दे रहे हैं या राशन दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो अपनी हद तक तो ठीक है, मगर ये फिशिंग जब तक नहीं सिखाएंगे मेरा ख्याल है बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, ये सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि शायद मैं वाहिद आदमी हूँ इस मुल्क में जिसने इस बात को, मैंने सबसे पहले बबांगो दौल ये बात की थी कि आप जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओगे उतना आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उतना ही आपके ऊपर इन्फ्लेशन के जो वबाल होंगे वो आते जाएंगे, और इतने ही आपके यहाँ इंडस्ट्री बंद होगी और विकसित सर्कल आपका इकोनॉमी का पहिया नहीं घूमेगा। जितना आप डिवैल्यू करोगे इतनी आपकी इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतने इन्फ्लेशनरी मेजर्स बढ़ते जाएंगे। जी मैं तो शायद तिफले मकतब हूँ, यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट जो मौजूद थे वो शायद, ये सब चीजें राइटिंग में मौजूद है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। और ये 330 बिलियन का नहीं आता इफेक्ट, अगर हम करते हैं तो ये एक्चुअली नेट आपका 250 बिलियन पर परसेंटेज पॉइंट बनता है। सही। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने यहाँ तक भी कहा था कि आप डिफेंस में इंक्रीज नहीं कर रहे हो तो खुदा का वास्ता 1% इंटरेस्ट रेट कम कर दो, और उसका जो 250 अरब रुपए बचते हैं वो कम से कम डिफेंस को इंक्रीज कर दो, उसकी कम से कम जो हमारी बहादुर मुसल्लह फौज है उसको आप कम से कम सिक्योरिटी रिस्क के तौर पे बेचारों को आप एक्सपोज ना करो। मगर ये भी नहीं सुनी गई, सुनी अनसुनी कही गई, और बड़े बड़े अफलातून वहाँ बैठे हुए थे जो कि ये फरमा रहे थे कि नहीं जी बिल्कुल बात दुरुस्त है और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, डीवैल्यूएशन होनी चाहिए। फिर डीवैल्यूएशन पे ज्यादा जब इम्पैक्ट पड़ा और जब शोर मचाने लगे हमारे इम्पोर्टर्स और दीगर लोग, तो पता चला कि जी इन्होंने एक और शुरू किया। जब ये जुलाई में IMF से नेगोशिएट करके वापस आ रहे थे तो एक बड़े मशहूर बैंक ने इनकी एक कॉन्फ्रेंस की थी हॉट मनी के ऊपर, और फिर एक नया दौरा शुरू हुआ, और हॉट मनी का एक नया कॉन्सेप्ट जो पिछले 100 सालों से चल रहा है दुनिया में, वो शिकारी जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुख कर, और उन शिकारियों को प्रोटेक्शन देने के लिए आपने अपने लेफ्ट राइट सेंटर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, कंसिक्वेंटली आपकी मईशत बढ़ती गई। आपने इनको टैक्स कंसेशन तक दिए कि आपने इनको लास्ट एक अमेंडेड फाइनेंस बिल के अंदर आपने एक इनको ऑर्डिनेंस के जरिए आपने इनको टैक्स प्रोटेक्शन दे दी कि इवन अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं भी है तो भी आपका रेट 10% होगा इन सिक्योरिटीज के ऊपर। आपने रुपये को फ्रीज इस तरीके से किया कि उनको अश्योर कर दो कि तुम्हें 12.5% का रेट मिलता रहेगा, और जिन्होंने इससे पहले लगाया था पैसा आपका हॉट मनी के अंदर, उस वक्त आपने देखा होगा कि 6 महीने का इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, उससे पहले 1 साल का था। तो जिनको लगाना था और जिनको मेरा ख्याल है बता दिया गया था
उन्होंने पहले लगा लिया था, उनको तो 10% रिवैल्यूएशन भी मिली, 8%। तो नेट रिजल्ट इनका 20-20% तक ये लेके गए हैं अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट, और अब मेरा ख्याल है जीरो हो रही है। कल तक अगर आप देखें तो $2.15 बिलियन जा चुके थे, और $1.35 बिलियन की हॉट मनी अभी भी आपकी सिस्टम में मौजूद है। मगर अब वो पाकिस्तान का रुख कभी नहीं करेंगे। जिन शिकारियों ने पैसा बनाना था वो बना लिया, और जो रह गए हैं वो उनसे नेगेटिव रिटर्न पे आ गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब वो आएंगे, और मैं नहीं समझता हूं कि इतने शॉर्ट टर्म मेजर्स के बेसिस पे हमें ये पॉलिसी को देखना चाहिए। और ना तनकीद करें हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब पे, आप जो भी कह दें, मगर उन्होंने अगर रुपये को बचाया था, रीवैल्यू किया था और डॉलर से डिवेल्यू, तो उन्होंने आपकी कौम को बचाया था, करेंसी को बचाया था। और मैं ये समझता हूँ लाख इख्तिलाफ से ही इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से आपका इकोनॉमी का व्हील मूव हो रहा था। अब भले लोग कहते हैं कि जी आपने इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया था और इसकी वजह से वो आपकी जो डॉलराइजेशन इन इकोनॉमी हो गई थी, मगर वो सिर्फ आखिरी 18 महीनों में बढ़ा था, जब आपको भी और मुझे भी पता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पेश खेमा और ये सारा यहाँ हुई थी। और मैं ये समझ रहा हूँ, अगर आप समझते हैं इस चीज को, कि आज भी अगर इनको चाहिए था ये पैसा, और ये मैं लिख चुका हूँ, मेरे आर्टिकल छप चुके हैं, जैसे डॉक्टर साहब की एक बहुत अच्छी तहकीक है, हमारी जी एक पूरी टीम है वो तहकीक करती है, उस तहकीक के बुनियाद पर हमने बताया था। और हमने मॉड्यूल 10 दिसंबर का आप आर्टिकल पढ़ ले मेरा बिजनेस रिकॉर्डर में, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल ऑन हॉट मनी, और हमने इसमें ऑल्टरनेट भी दिए थे कि आप क्या करेंगे। इसके बाद हर जगह मैंने बताया भी है, मगर मैं ये समझ रहा हूं कि मैं जो समझ रहा हूं शायद मैं गलत हूं। अगर आप पहली मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें जो दी थी 2 महीने की, जो रेगुलर मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, इसमें हमारे गवर्नर साहब ने जब ब्रीफिंग दी थी साथियों को, तो ये कहा था कि जी मैं नहीं समझता कि एक बीमारी की वजह से इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। मैं उस वक्त उनकी अक्ल सलीम को देखता रहा कि मुझे वो ये बताते कि दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, मेरा ख्याल है, मैं तो गवर्नर साहब मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फरूख सलीम साहब भी माशाल्लाह हमसे काफी इस मईशत में ज्यादा समझते हैं, मैं तो एक तुफले मकतब हूं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, उस वक्त मुझे इनकी अकल पे और इनकी दानिशगी पे मुझे बड़ा रश्क आ रहा था कि यार ये पहला सेंट्रल बैंक का गवर्नर है जिसने हमें ये कह दिया कि वाह एक कोरोना बीमारी की वजह से मैं इंटरेस्ट रेट कम नहीं करूंगा। और फिर आप 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी इसका तो बड़ा इम्पैक्ट था और अब मैं 150 बेसिस पॉइंट और कम कर रहा हूं। आज आपने इन्फ्लेशन देखा होगा, ये जो आए 10 पॉइंट समथिंग ईयर ऑन ईयर सीपीआई के ऊपर, वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जो लोग कहते थे वो सही। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि आज तुर्की जैसी इकोनॉमी में, जो कि हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी है, उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और लोग मौके तलाश कर रहे हैं कि अपने इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, और इसमें सबसे बड़ा प्रोपोनेंट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट का है। दुनिया की इकोनॉमीज ये कह रही है कि लो इंटरेस्ट रेट इज द की टू सक्सेस, बट ये कुछ हमारे एक बैंड ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिनका ये हमेशा स्लो डाउन इफेक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली जो आईएमएफ के भी हमारे जो माइंडसेट है, मैं समझता हूं उसमें ये कूट कूट के भरा हुआ है कि आप उसको स्लो डाउन करें। अब आप कल कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात कर रहे हैं जो कि आपके मीडिया में भी चल रहा होगा और सबको पता है। ये कंस्ट्रक्शन पैकेज क्या होगा? ये वही चीजें होंगी जो आपने पिछले बजट में ये की है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले जो 4 सालों में जो टैक्स के रिफॉर्म्स किए गए थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, जो मिस्टर इस्माइल साहब और मोहम्मद साग डार साहब के दौर में हमने बैठ के किए थे, वो सारे नल एंड वॉइड हो गए। और इस अटेम्प्ट में और लास्ट बजट में जो टैक्स रिफॉर्म्स या टैक्स चेंजेस की गई हैं, उसने आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया। तो ये मुझे बताइए कि कौन इसका जिम्मेदार है? आपने एमनेस्टियां फेल करवा दी, आपने लड़ के लोगों को कह दिया कि जी जो एमनेस्टी फाइल करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर आपने खुद एमनेस्टी दी, जब एमनेस्टी देने के बाद आपकी बारी आई मॉनिटरिंग, तो आपने सिर्फ परचूनियां पकड़ लिए। और आज ये हजीमत हो रही है हमें कि 27 लाख रिटर्न हमारे आए थे पिछले साल और आज 23,78,000। तो आप मुझे बताइए कौन सी हिकमत है, कौन सी, यानी कि आपने इकोनॉमी को 4 चांद लगाते आपने बिगाड़ दिया। आप आराम से 1200 से 1500 अरब रुपए बचा सकते थे, जो आपकी डिफेंस की कॉस्ट है।
आप अगर डिफेंस को ये दे देते तो आज, या आप अपने यही अपना सोशल सेफ्टी नेटवर्क पे आज इस्तेमाल करते, तो मुझे बताइए कि वो क्या आज आपकी इम्पैक्ट दे रही होती। आज आपके घर में कोई भूखा नहीं होता। आज आपकी मईशत 5.8 या 6% पे आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही होती, और आज अगर आप स्लो डाउन भी होते तो 4% पे आते, तो आपकी इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, लोगों के पास सेविंग्स होती। हाँ, आप बिल्कुल इम्पोर्ट पे कंट्रोल करते, आप बिल्कुल ठीक है। अगर आज आपको ऑयल प्राइस का जो बेनिफिट मिल रहा है वो आप पास ऑन भी नहीं कर रहे। ऑयल प्राइस पे तोला साहब आऊंगा, लेकिन ये बड़ी अहम बात है। अब इसमें जशफात तोला साहब ने पूरा तज्जिया दिया है। डॉक्टर फरोज अली साहब, आपसे पूछूंगा कि अब यानी स्टेट बैंक तो बजाय कुछ नहीं कर रहा, मेरे ये जो कर रहा है वो इकदाम इतने मौसर नहीं है जो होने चाहिए, यानी वॉर फुटिंग पे जैसे कहा जाए वो नहीं हो रहा। नाउ व्हाट कैन इमरान खान साहब इंटरवीन, लाइक अपना विजन इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर हम ये तवक्को रखें कि इस पर यानी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मतलब कुछ करे या फोर्स करे टू द गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट दिस। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर फरोज साहब, और अगर ये अब नहीं हुए फैसले तो हमारा ऐसा नुकसान, खतरनाक किस्म का जो मईशत पहिया रुक सकता है सनतें बंद होने से, कारोबार बंद होने से, क्या होना चाहिए? सलमान साहब, मैं अशफाक साहब की आवाज तो मेरे तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही थी। अच्छा। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन स्टेट बैंक वाला मामला जो है, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वाकई बड़ा सीरियस मामला है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो हुकूमत है वो तो अपनी फिस्कल पॉलिसी के अंदर रहते हुए ही काम कर सकती है, उसकी वो लिमिटेशंस हैं। वो मनी क्रिएशन जिसको कहते हैं नोट छापने वाला मामला, वो हुकूमत नहीं कर सकती, वो स्टेट बैंक को करना पड़ेगा। अब आईनी कानूनी तौर पे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया में और अमेरिका में और बेशतर ममालिक में उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो आज़ाद हैं, वो खुद मुख्तार हैं। पाकिस्तान में भी सेंट्रल बैंक हमारे कानून के तहत आज़ाद है, खुद मुख्तार है। लेकिन सियासी प्रेशर जो है वो मैंने देखा है कि अमेरिका के सदर ने डाला और कामयाबी से डाला, लेकिन उसके बाद फिर उनका फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है वो खुद से भी इस जंग का हिस्सा बन गया। इंग्लैंड के हवाले से बैंक ऑफ इंग्लैंड में इंग्लैंड के ऊपर मैंने नहीं देखा कि कोई प्रेशर सामने आया हो। बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद से ही इस जंग का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि पहला जब 75 बेसिस पॉइंट वाला इंटरेस्ट रेट गिराया गया था तो वो शायद स्टेट बैंक ने अपने ओन पे किया था, लेकिन उसके बाद कुछ सियासी प्रेशर स्टेट बैंक ने महसूस किया। लेकिन स्टेट बैंक की जो मजबूरी थी वो एक मजबूरी तो जो हॉट मनी जिसको हम कहते हैं उसके हवाले से आ रही थी कि स्टेट बैंक ने रेट बढ़ाया इसी उम्मीद से कि बेतहाशा हॉट मनी इकट्ठी कर पाएगा। कोई 3 बिलियन से जायद जो है वो हॉट मनी इकट्ठी हो भी गई थी, लेकिन आपके इल्म में है कि पिछले कोई 25 से 30 दिनों में उसमें से तकरीबन आधे से ज्यादा वो हॉट मनी वापस भाग गई है। हम तो शुरू से ही स्टेट बैंक को ये मशवरा दे रहे थे कि हॉट मनी के ऊपर सारी गेम नहीं बनानी चाहिए। हॉट मनी जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली भी जाती है। तो स्टेट बैंक ने अपने लिए खुद से एक वो ट्रैप जो है वो बनाया था कि हाई इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा। इस बात को हम यहीं से जोड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे फरोज सलीम साहब से इस बात का जवाब देंगे। शब्द भी साथ हैं और हम ये भी आएंगे जी कि एक और अपॉर्चुनिटी थी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने की। वो क्या थी? वो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं। वो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह प्रिवेल करेंगी, उसका कितना फायदा पाकिस्तानी मईशत को हो सकता है बचत की सूरत में, ये सब जानेंगे। और वो फायदा आवाम तक क्यों नहीं ट्रांसलेट हो रहा, पहुंच रहा, इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजह है कि आलमी सतह के ऊपर जिस तरह के पैकेजेस वहां पर हुकूमत और सेंट्रल बैंक एक पेज पर आकर अपनी मईशत को बचाने के लिए कर रहे हैं, जो इकदाम उठा रहे हैं वो पाकिस्तान में नजर क्यों नहीं आ रहे? उसके फुकदान की वजह से कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो सकता है मईशत की सूरत में, सनत की सूरत में, तिजारत की सूरत में। एक और अहम बात, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। कुछ दिन कबल जो अंदाजे लगाए गए थे कि $30 अगर रहती है अगले 6 माह तक ऑन एवरेज, तो तकरीबन $8 अरब का फायदा, यानी तकरीबन 1200 अरब का फायदा पाकिस्तान को हो सकता है डायरेक्टली। लेकिन फायदा जब है जब वो फायदा ट्रांसलेट होकर अवाम तक पहुंचे, यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तिजारत की कम हो,
लोगों की पेट्रोल की कॉस्ट कम हो, फ्यूल की कॉस्ट गिरे, बिजली के निर्ख में कमी आए, फिर फायदा है। तो फारूक सलीम साहब, ये फायदा क्यों अभी तक पूरी तरह पास ऑन नहीं किया? जब रिलीफ दे रहे हैं लेकिन वो रिलीफ आवाम तक तो अभी तक पूरी तरह मायनों में फुली नहीं पहुंचा, वो तो जुज़वी पहुंचा है इस वक्त। क्यों ऐसा हो रहा है फारूक सलीम साहब? सैफान साहब, आप अगर देखिए, मुझे याद नहीं कि पहले कभी ऐसा वक्त आया हो कि इस वक्त जो बॉटल्ड वाटर है, जो हम 1.5 लीटर पानी की बोतल बाजार से खरीदते हैं, वो तकरीबन 50 से 55 रुपए की मिलती है। इस वक्त खाम तेल की कीमत जो है वो $20 बैरल की, जिसका मतलब ये होगा कि 20 रुपए फी लीटर जो है वो खाम तेल की कीमत है, जो बॉटल्ड वाटर से सस्ता है इस वक्त खाम तेल। अब उस पे 8, 10, 12 रुपए का अखराजात जमा कर लीजिए, उसके बाद भी 65-70 रुपए का फर्क बच जाता है हुकूमत के पास, जो हुकूमत हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये 60 से 65 रुपए फी लीटर पेट्रोल का कहाँ जा रहा है, ये हुकूमत के पास कितने टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं इसके जोर के ऊपर। तारीख हमारी कुछ ऐसी रही है कि न सिर्फ पीटीआई की हुकूमत बल्कि पीपल्स पार्टी के दौरान, पीएमएलएन के दौरान, जब भी आलमी मंडियों में कीमत गिरी है तो तकरीबन 25% जो उसका बेनिफिट है वो आवाम पे मुंतकिल कर दिया जाता है और 70-75% जो है वो हुकूमत अपने पास रख लेती है। और तकरीबन यही तनासुब रहा है पीटीआई की हुकूमत के दौरान भी। आपने देखा कि पहले हमें 5 रुपए फी लीटर की छूट दी गई, फिर 15 रुपए और 20 रुपए मजबूरी तौर पे फी लीटर कम किया गया, जबकि आलमी मंडियां जो हैं वो $70 फी बैरल से गिर के पहुंच गई थी कहीं $20 फी बैरल पे। एक और नुक्ता जो ज़हन में रखने का है कि हम 5,56,000 बैरल तेल रोज का इस्तेमाल कर रहे थे, जो तकरीबन मार्च का जो मैंने डेटा देखा है, पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 70% फॉल है, क्योंकि सब चीजें बंद हो रही हैं, तो तकरीबन 70% नीचे गिर गया है, जिसके नतीजे में हुकूमत के पास जो पेट्रोलियम की मद में टैक्सेस हैं, लेवीज हैं, वो भी बहुत तेजी से गिर जाएंगी। लेकिन वाजिब ये था कि अगर 60 से 70% बेनिफिट आवाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता और 20 और 20% जो है हुकूमत अपने पास रख लेती अपने बजटरी खसारा कम करने के लिए, तो उसका जीडीपी के ऊपर, उसका पूरा मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता। जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें गिर जाएंगी, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बड़ी तेजी से गिर जाएगा, जो आपका ट्रक चीनी ला रहा है फैक्ट्री से शहर तक, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट का खर्चा है वो कम हो जाएगा, सब्जियां जो फार्म से शहर तक पहुंचती हैं उनके ऊपर वो मामला कम हो जाएगा। और दूसरी बात आप देखिए कि हम अपनी बिजली जो है वो तकरीबन 70% बिजली इस मुल्क में इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल या कोयले की बुनियाद पे, जो इंपोर्टेड कोयला है उससे बनाई जा रही है। और अगर उनकी कीमतें भी 70% गिर गई हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत भी बड़ी तेजी से गिरनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं गिर रही। हमें यकीन ये दिलाया जा रहा है कि बढ़ाई नहीं जाएगी। देखिए, इस स्टेज पे आके ये बढ़ने का मामला नहीं है, यहाँ पे तो कीमतें कम करनी पड़ेंगी, बिकॉज दुनिया भर से हमने कम्पीट करना है। अगर एक्सपोर्ट की मार्केट में कम्पीट करना है तो सब चीजों की जो इनपुट, जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, वो सब नीचे लानी पड़ेंगी। इस किस्म के कोई मामला पाकिस्तान में होते हुए नजर नहीं आ रहे। शायद हमारी IMF से बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो पड़े हैं कि बजटरी खसारे को जो हमने पुर करना है वो इन सारी चीजों से पुर करना है, लेकिन इसका इवेंचुअली जीडीपी को, मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा सैफान साहब। और ये अशफाक तौला साहब, आपकी नजदीक ये जो फैसले ना होने का जो नुकसान है, ये इमरान खान साहब की अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, क्योंकि आगे जाकर अगर ये फैसले नहीं होते और उसके नुकसानात आना शुरू हो जाते हैं तो कितना नुकसान है इस वक्त? यानी उनको अपनी साख को बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि वो इंटरवीन करें, ये फैसले करें, या फिर उन पर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि वो फैसले करें ये वाले जो ये सब हो रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस के सामने रख के सामने बात करें तो? दो चीजें, एक बड़ी मशहूर सी कोट है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट, ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है कि पावर मेक्स यू इनफ्लेक्सिबल एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स यू मोर एब्सोल्यूट इनफ्लेक्सिबल। तो ये इनफ्लेक्सिबल हो गए और सब फसाद की जो जड़ है ना वो आपकी है IMF का एग्रीमेंट। और IMF के एग्रीमेंट में जब आपने ये कैविएट जो उनसे एग्री किए हैं कि हम नोट नहीं छापेंगे, वहां फंस गए। आप एक्सचेंज में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, वहां आप फंस गए।
आप गवर्नमेंट स्टेट बैंक से कर्जे नहीं देगी, वहां आप फंस गए। हम ऑयल की प्राइस में ज्यादा पास ऑन नहीं करेंगे, वहां आप फंस गए। आप बिजली के निर्ख हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, वहां आप फंस गए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि देखिए, फरूख सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की और बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। हमने अपनी एक एनालिसिस निकाली जो पिछले महीने की एवरेज जो अगर देते हैं, जो उनका फार्मूला है, हत्ता कि प्राइजेस डीरेगुलेट हो गई हैं एक्सेप्ट फॉर केरोसिन। और जो प्राइस मेरे नजदीक निकल रही थी, जो पिछले यानी कि अप्रैल 1 से जो इनको इफेक्टिव करनी चाहिए थी, वो 86 रुपीज मैक्सिमम कर सकते थे। और 12 रुपए का इनको अभी भी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 19 रुपए थी, मेरे ख्याल से करनी हो जानी चाहिए, जो कि ये बता नहीं रहे। और अभी तक ओकरा की वेबसाइट पे फार्मूला नहीं आया जो मंथली जो ब्रेकअप होता है, ब्रेकडाउन। अच्छा, हमने एक पूरी एनालिसिस इस पे की और इसमें रिसर्च करके एक पूरा आइडिया भी दिया इनको, क्योंकि एक जरूरी नहीं है कि हम पब्लिक में लेके आए चीजों को, कि अगर $30 पे अगर आप ये ऑयल की फ्यूचर बाइंग कर लें, मेरा ख्याल है अभी तो 22-24 चल रहा है अरब लाइट जिस पे हम बेस कर रहे हैं जी, और अगर आपके पास $2.6 बिलियन की फैसिलिटी मौजूद है, डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी, क्योंकि आपने उसमें सिर्फ 590 मिलियन $600 मिलियन आपने उठाए, तो 3.2 माइनस 600 मिलियन तो 2.6 बिलियन आपके पास। मंथली आपकी जो एवरेज बाइंग आएगी, अगर मैं $30 पे भी ले लेता हूं उनके पास अगर कमीशन डालने के बाद, और आज की अगर मेरी जो रिक्वायरमेंट है जो 1330 मेट्रिक टन जो जनवरी तक चल रहा था, और अब तो और फरूख सलीम साहब ने भी जैसे कहा कि आपकी 20-30% तो कम से कम मिनिमम वे फॉरवर्ड जाके कम होगी, तो हम आराम से 1 साल का ये तेल हेज कर सकते हैं। 2012 में एक फार्मूला मैंने दिया था, मगर हमारे यहाँ सूडो इंटेलेक्चुअल काफी हैं, उन फार्मूले के तहत दिया था कि हम एक पेट्रोलियम पे टैक्सेस फिक्स कर दें पर लीटर। सही। ये इंस्टेड ऑफ के जी आप ये रोलिंग स्टोन की तरह करते हैं, तो उस वक्त के जो करता थे वो समझ रहे थे कि नहीं जी, हम नहीं समझते इस बात को, तक उस वक्त के पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस बात को बड़ा एग्री किया था और कहा था कि बिल्कुल ये सही है, बात होनी चाहिए और इसको आप करें। और जो मेरा ख्याल डॉक्टर हफीज शेख ने एग्री भी किया था, मगर एक पता नहीं कि कोई थी कि नहीं करना चाहिए। अगर वो